अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ आपका मेज़बान बिलाल खान। फाइनली हमारे पास हमारी खूबसूरत सी को होस्ट वापस आ चुकी हैं। अफशीन कैसी हैं आप, पहले तो ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का वालदा शुक्र कैसी है हैं आप? अम्मी की सर्जरी भी सही हो गई और खैरियत से अम्मी घर आ गई। मेरे दिल का सुकून वापस आ गया। और जो है डेफिनेटली वो 2 दिन बहुत ज़्यादा मैं परेशान थी जब तक अम्मी तकलीफ़ में थी, लेकिन अब ये कि आगे अल्लाह पाक भाई उनके लिए आपको पूरी आसानियाँ टीम ने बड़ा फरमाए। मिस किया, मैनेजमेंट ने बड़ा मिस किया आपको। कुछ कहेंगी टीम के बारे में, आपने मिस किया? नहीं, थैंक यू वेरी मच एवरीवन जिन्होंने भी मेरे लिए दुआ की और मेरे लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया, और अल्लाह ताला किसी को उसकी माँ की तकलीफ ना दिखाए। आमीन आमीन। और बहुत आंटी आप अगर ये बहुत प्रोग्राम देख रही तकलीफ हैं है ये। और तो आपको भी बता दें कि आपको बड़ा मिस किया हमने, बड़ी सारी दुआएं की आपके लिए, सबकी जो है वो आप माएँ, और हर बेटे ने और हर बेटी ने आपके लिए दुआ की, तो अल्लाह ताला आपको सेहत दे। आमीन अच्छा, सुमा। कुछ ना आपके जो फैंस हैं ना वो बड़े सेल्फिश हैं, अच्छा। कहते हैं स्क्रीन पे नजर ही नहीं आ रही, पसंद ही नहीं आ रहा मॉर्निंग शो, तो फिर उन्होंने कहा कि भाई जल्दी से जल्दी दुआ करो ताकि वापस आ जाए ना अफशीन। ये भी हुआ, और भाई बहुत सारी चीज़ें थी, अपडेट्स भी मुझे खुद देनी पड़ती थी, सेहत के बारे में भी खुद, कभी डॉक्टर बनना पड़ता था, कभी फैशन डिज़ाइनर बनना पड़ता था, लाइफ स्टाइल की अपडेट्स, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मुश्किल चीज़ ये थी कि मुझे जो ना फिलोसोफर बनना पड़ता था, फलसफा जानना पड़ता था, अच्छी अच्छी बातें बताना पड़ती। तो आज अच्छी और बात आप बिलाल, बता दें। बैक टू बैक जब आप ही को सब कुछ करना होता है ना, तो वो फिर आप मतलब हर चीज़ करने के चक्कर में बस वो टाइम में एक चीज़ ख़त्म करना, तो जब दोनों साथ मिलके कर रहे होते हैं हम लोग, तो वो फिर हम लोग डिवाइड तो थोड़ी करके नोक बहुत झोंक चलती इजी, रहती है हाँ बहुत अच्छा। भाई। अच्छी एक अच्छी बातें आप बड़ी मिस की हमने आपकी। अब अफशीन के इख्तिबास सफ़ा नंबर 435 में से कोई खोल के सुनाए ना। वैसे तो हम दिन का आगाज़ करते हैं खुशगवार बातों के साथ, और सेहत और लाइफस्टाइल की टिप्स भी रखते हैं। साथ ही जो है हम टूरिज़्म का एक हमारा सेगमेंट है जहां हम आपको एक बहुत अच्छा स्पॉट डिस्कवर करवाते हैं, एक्सप्लोर करवाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे सेगमेंट्स होते हैं, लेकिन हम दिन का आगाज़ करते हैं मुस्कुराहट के साथ। तो हमारे साथ जुड़ जाएंगे 2 घंटों के लिए। और सबसे पहले हम अच्छी बात से अपना आगाज़ करें, तो ज़िंदगी के हर मामले में जो ऑनेस्टी है ना, वो कहते हैं इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ओके, ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। आप क्या कहते हैं? ईमानदार होना भी ज़रूरी है, थोड़ा मालदार होना भी ज़रूरी है, लेकिन ईमानदारी की अगर बात हो रही है तो ईमानदारी का जो रास्ता है ना अफशीन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बज़ाहिर बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल तरीन बिल्कुल। ये आजकल के दौर मरहले में से तो गुजरना पड़ता है आपको। आजकल के दौर में तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हर बंदा छोटी मोटी करप्शन कर लेता है, तो वो समझता है जस्टिफाई है वो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने हर अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है, हाँ हमारा अपने पैरामीटर्स हैं कि ईमानदारी क्या है और बेईमानी क्या है, लेकिन इसकी जो मंजिल है ना वो हमेशा खूबसूरत और बाइज़्ज़त होती है। मतलब बिल्कुल व्हेन यू स्टार्ट बिहेविंग ईमानदार, ऑनेस्ट पर्सन, तो वो बिल्कुल आपको ये बहुत वो कॉस्टली पड़ता है आपको। बड़े आपके रिश्तेदार भी आपके नाराज़ होंगे, दोस्त अहबाब भी नाराज़ होंगे, आपके ऑफिस कोलीग्स भी नाराज़ होंगे, लेकिन इन द एंड और एट द एंड, और इफ़ यू वांट हैव द टेल एंड ना, तो टेल एंड के ऊपर आपको वो रास्ता बड़ा खूबसूरत नजर आएगा। पलट के देखेंगे आप बोलेंगे वाह, शुक्र है कि मैंने वो कदम ईमानदारी की राह पर उठाया। ईमानदारी के, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारे वेज आउट होते हैं कि हम किसी तरह ये शॉर्टकट मार लें, यूं कर लें, लेकिन अगर हम ईमानदारी का रास्ता इख्तियार करते हैं तो वो मुश्किल तो ज़रूर होता है, लेकिन इसकी जो मंजिल है वो सुकून, इज़्ज़त और एतमाद जैसी चीज़ें हमें मिलती हैं। शायद आजमाइशों से भरा हुआ हो ये रास्ता, लेकिन इसका अंजाम बेहतरीन होता है। और जो झूठ, फरेब और धोखाधड़ी होती है ना, इससे कुछ हासिल नहीं हो सकता, चाहे हालात जैसे भी हों। हमें सच्चाई और दयानतदारी का दामन कभी हाथ से छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यही वो खूबियाँ हैं जो इंसान को ना सिर्फ दूसरों की नज़रों में बल्कि अपनी नज़र में भी बुलंद करती हैं। और डेफिनेटली अल्लाह पाक की नज़र में भी हम एक अच्छे इंसान उसी वक्त हैं जब हम ईमानदार हैं, क्योंकि सादिक और अमीन जो एक क्वालिटी है ना, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो चली आ रही है, तो वो ऐसे ही नहीं है, बल्कि ये चीज़ ऐसी है कि अगर हम इसको अपनी ज़िंदगी में भी शामिल कर लें तो हमें हर जगह फ़ायदा होगा। बिल्कुल ऐसे ही। और ईमानदारी की आखिर में ये भी बात बता दूं कि आपको अपने अंदर ही एक अच्छा फील होने लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो ख़ास तौर पर कमिटमेंट की अगर बात हो, या फिर आप जो है वो ईमानदारी की बात कर लें ना, ऑनेस्टी की, तो आप ऑनेस्ट हैं, तो लोग कहीं ना कहीं आपको पहचान जाते हैं कि यार कुछ भी है, बिल्कुल। नाकारा ही सही, नाकाम ही सही, लेकिन ऑनेस्ट बंदा है, आप झूठ नहीं इस पे बोलता, रिलाई धोखा कर नहीं सकते देता। हैं, आप ये काम इससे करवा लो, ये बात इसको कह दो, कोई मसला नहीं होगा। दिलों का हाल जो है ना, लोग फिर वो दिल हल्का कर रहे हैं आपके पास आते हैं बिल्कुल। कि यार ये ऑनेस्ट बंदा है, ये सही बात बताएगा, ये चापलूसी नहीं करेगा, ये गलत बात नहीं करेगा। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, और बहुत सारी आज स्टोरीज हैं, और टॉप स्टोरीज के अंदर हम जरा आगाज कर लेते हैं जो गैर मुल्की सतह पर खबरें होती हैं ना। और सबसे पहले हम इसराइल को जरा सा यहाँ पे अच्छा, फाइनली हम ये खबर अब
अपने न्यूज़ में, अपने मॉर्निंग शो में भी बताने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक मैं स्मूथ फ्लोटेला के हवाले से सिर्फ सोशल मीडिया पर पढ़ रही थी। आज हम अपने जो है ना टीवी चैनल पे ये बात बताने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये इस चीज़ के बारे में ना सब लोग ये कह रहे थे कि ये काफ़िला निकल तो रहा है, लेकिन इसका क्या अंजाम होगा। लेकिन फाइनली वही हुआ जो इसराइल ने किया। इसराइली फ़ौज ने गज़ा में इमदादी सामान ले जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर धावा बोलकर कश्तियों में सवार 450 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार कर लिए। और ये जो फ्लोटेला का काफिला है ना, इसमें साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी थे, स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रीटा थनबर्ग और नेल्सन मंडेला के पोते भी थे, और नुकुसी जेल्विनकी समेत 500 के करीब अफराद सवार थे। और फ्लोटेला के मुंतज़मीन की जानिब से बताया गया है कि इनके काफिले में शामिल 42 कश्तियों को इसराइली बहरिया ने तहवील में लिया, जबकि कश्तियों में सवार 450 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया। मतलब ये सब लोग अपनी जान हथेली में लेके निकले। जबकि जो सहूनी फौज की बात की जाए ना, तो उन्होंने कश्तियों का मवासलाती निज़ाम और बराह रास्त वीडियो भी नशर जो है वो कर दी हैं। नहीं, वो जैम कर दी उन्होंने। अच्छा, नशरियात जो है वो जैम कर दी हैं इन्होंने बेसिकली, के वहाँ से अब ये नहीं आ सकते। बिल्कुल। तो अब सबसे पहले तो वो यही काम करेंगे ना, मवासलाती निज़ाम खत्म हाँ, कर देंगे। सोशल मीडिया भी उन्होंने पूरा कंट्रोल किया हुआ था, इसराइल के अंदर भी और मुख्तलिफ ममालिक के अंदर भी। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि इसराइली कब्जे में ली गई जो है वो कश्तियाँ जो है वो अशदोद बंदरगाह पहुंच गई हैं, जहां से कश्तियों पर सवार समाजी कारकुनों को यूरोप डिपोर्ट किया जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर कल के रोज़ हमने देखा कि एक तहलका मचा, कल ये मामला देखने में आया। पाकिस्तानी गवर्नमेंट की अगर बात करें तो अभी अमेरिका से वो एक मुआहदे के ऊपर बात की जा रही थी, 20 नुकाती मुआहदा था, लेकिन उसके बाद जैसे ही ये पाकिस्तान कम बैक हुआ इन लोगों का, डिप्टी वजीर आज़म हो या फिर वजीर आज़म ने बड़ा सख्त ट्वीट किया है, इन चीज़ों की सख्त मजम्मत की है, और सेनेटर जो हमारे उनको अरेस्ट किया गया है उनको भी, और ख़ास तौर पर ये जो इमदाद लेकर जा रहे हैं इस पर कहा है कि फौरी जो है वो खत्म होना चाहिए ये। जबकि कोरिया ने भी जो है वो इसके ऊपर एक ट्वीट सामने आया, आई डोंट नो दैट वाज रियल और जस्ट फॉर एआई, लेकिन वो ये कहा है कि बहुत 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया हुआ है कि अगर आपने नहीं किया तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस आप ही भुगतेंगे। अच्छा, और क्योंकि अगर इमदाद पहुंचाई जा रही है तो फाइनली अगर मुआहदा हो ही रहा है और आपने भी इमदाद ही पहुंचानी है, तो जो लोग इमदाद लेके पहुंचे हुए उनकी इमदाद ज़ाया ना जाए, वो चीज़ भी पहुंच जानी चाहिए। लेकिन इसका मतलब है नीयत में फतूर है। वो जो मुआहदा भी हो रहा है ना, कितने नुकाती 20 नुकाती जो मुआहदा हुआ है, उसकी भी कोई फिर इसका मतलब है सदाकत नहीं है। जब इमदाद ही नहीं पहुंचा रहे, जब वो मदद ही नहीं करना चाह रहे, इसका मतलब यही हुआ डेफिनेटली कि इनकी नीयतों में फतूर है। तो यूरोप डिपोर्ट इनको किया जाएगा, और ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के मुताबिक इनके काफिले में शामिल एक कश्ती मैरियन अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है। और आलमी फ्लोटेला पर फौजी धावे पर इसराइली वज़ीर आज़म की हठधर्मी भी बरकरार है। नेतन्याहू ने जो इमदादी कश्तियाँ उसके खिलाफ कार्रवाई पर इसराइली फ़ौज को शाबाश दी है। तो यानी कि अभी तक के इनके वही इंटेंशंस हैं, तो इन पर यकीन तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और 20 निकाती एजेंडे जो इनका अभी ये निकाती 20 निकाती जो इनके ये मुआहदा है, इसकी भी फिर इसका मतलब है कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। जब इमदाद नहीं पहुंचा रहे हैं, वो नहीं इनको रिहेबिलिटेट करना चाह रहे, इसका मतलब तो यही हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। और जबकि इसराइल की जानिब से जो सेनेटर मुश्ताक साहब हैं, उन समेत दीगर पाकिस्तानी शहरियों की आलमी स्मूथ फ्लोटेला में भी जो है वो गिरफ्तारी, पाकिस्तान ने भी रिहाई से मुतालिक इक़दाम शुरू कर दिए हैं। और स्पोक पर्सन दफ्तर खारजा का भी कहना है कि पाकिस्तानी जो शहरी हैं उनकी रिहाई और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए खित्ते में बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ मिलकर कुछ स्टेप्स लेने होंगे। जबकि दफ्तर खारजा ने यह भी बयान दिया है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता, इसलिए दीगर शराकतदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तर्जुमान ने यह भी बताया है कि पाकिस्तान अपने शहरियों की हिफाजत के लिए इत्तेहादी ममालिक के साथ राबते में भी है। पाकिस्तान अपने शहरियों की जल्द और महफूज वापसी के अज़म का इयादा भी करता है। बिल्कुल, सिर्फ पाकिस्तान नहीं और भी दीगर दुनिया के तमाम शहरों से लोग 45 कंट्रीज में से लोग 45 कंट्रीज से अगर लोग गए हैं तो इतना तो ऑनर करना चाहिए। लेकिन खैर इसराइल तो इसराइल है और फिर उसने वही करना है जो उसके अज़ाइम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर पाकिस्तानी वफ़द की शमूलियत को पाकिस्तानी अवाम की उमंगों और जज्बे की नुमाइंदगी करार दिया है। और जो समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म एक्स है उस पर अपने बयान भी दिया है इस हवाले से। और ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला में पाकिस्तान के शहरियों की बावकार शिरकत को उन्होंने सराहा भी है। उन्होंने कहा है कि मुश्ताक अहमद खान, मजहर सईद शाह, वहाज अहमद साहब, डॉक्टर उसामा रियाज समेत दीगर पाकिस्तानियों ने इंसानी हमदर्दी के उसूलों के ऐन मुताबिक इस अजीम इमदादी मिशन में हिस्सा लिया है।
बिल्कुल ऐसे ही, और वज़ीर आज़म की ही बात कर लेते हैं। शहबाज शरीफ मज़ीद कहते नज़र आए कि ये इक़दाम पाकिस्तानी अवाम की अमन पसंद उमंगों, इंसाफ के लिए जिद्दोजहद और ज़रूरतमंदों की मदद के जज्बे की नुमाइंदगी करता है, जबकि हुकूमत पाकिस्तान इंसानी जान के एहतराम, महफूज रसाई और बिला तातुल इमदाद के उसूलों की हिमायत करती है। अपने शहरियों की वापसी का भी भरपूर मुतालबा किया और उनकी सलामती, वक़ार, जल्द अज जल्द वतन वापसी के लिए भी दुआ गो और कोशा हैं। एक पूरा ट्वीट उन्होंने किया है और उसके ऊपर अच्छा अब ना जो डिप्लोमेसी थी ना वो एकदम से चेंज हो गई। मैंने आपकी गैर मौजूदगी में व्यूवर्स को ये बताया था कि हम डिस्कस करते रहते हैं कि इजराइल वो जो है वो कौम है जो कभी भी वादा वफा नहीं करते हैं, पीठ पे छुरा घोंपते हैं, और कभी सीज फायर की बात होती है तो अगले ही दिन फौरन से वो फायरिंग शुरू कर देते हैं या बम्बार्डिंग शुरू कर देते हैं। ये करता आ रहा है। इजराइल को तो आप किसी तरह भी माफ नहीं कर सकते। मतलब ये दुनिया खत्म होगी तो रोज़े क़यामत भी, आखिरी रोज भी सब खड़े होकर ये कहेंगे कि इजराइल को माफ नहीं कर सकते जो उसने किया है। अब सेकेंड थिंग इज दैट कि ये मुआहिदा एक तरफ चल रहा है, सारे ममालिक, अरब ममालिक बैठे हुए हैं ट्रम्प के आगे, और वो मुआहिदा कंप्लीटेशन की तरफ जा रहा है, दोस्तियां हो रही हैं, मोहब्बतें हो रही हैं कि ठीक है अब ये ख़त्म करें आप। उसी वक्त मैंने कहा था, राइट आफ्टर दैट मोमेंट पाकिस्तानी डेलीगेशन वापस आता है यहाँ पर, ये समूद फ्लोटेला के ऊपर ये सारी कार्रवाई शुरू हो जाती है और लोगों को डिटेन करके डिपोर्ट करना शुरू कर दिया गया। तो इससे ये पता चले कि इजराइल किसी किस्म की जो है ना वो सरगर्मियों के लिए इट्स नॉट ओपन। आई थिंक कि उसने ये साफ जाहिर कर दिया कि जब आगे रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस होगा तो उसमें भी कोई ना कोई वो हमास को बुनियाद बना करके, हमास ने हथियार नहीं डाले तो इसका मतलब है फिर हम भी कुछ नहीं लीनियंसी शो करेंगे, तो इस तरह से वो फिर ये इसी तरह एक और जो है वो धरना और एक बिगड़ता हुआ मामला कश्मीर के अंदर भी नजर आ रहा है। आज़ाद कश्मीर में अमन के लिए हुकूमती कमेटी मुज़ाकरात के लिए कामयाबी जो है वो कामयाबी से पुरुमीद हो गई है कि कामयाबी उनको मिलेगी, जबकि वफाकी जो वज़ीर हैं हसन इकबाल साहब, उन्होंने कहा है कि मसला पुरअमन तरीके से हल करने में कामयाब हो जाएंगे। हम आज़ाद कश्मीर में अमन चाहते हैं ऑब्वियसली। बिल्कुल, उनका कहना है कि हमें मौशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए पूरे मुल्क में अमन कायम रखना है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम मुहिब वतन है। और वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम जो है उन्होंने बहुत से मामलात में इत्तफ़ाक़ राय की बात की और बाहिमी फ़ाहम तफ़हीम से असल मसाइल हल होने चाहिए। और कमन ज़ुबान कायरा जो है उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद इस मसले को देख रहे हैं, उम्मीद है डायलॉग के ज़रिए हल निकालेंगे। बिल्कुल। अच्छा, उन्होंने मज़ीद ये भी कहा अफशीन के अपने जो साथियों के साथ जायज़ मुतालबात हैं ना उनके साथ हम खड़े हैं, जबकि ये भी कहते नजर आए कि हम सब आप लोगों के नुमाइंदे हैं, आपको तना नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, एक बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा, मुझे उम्मीद है पूरी कि जो भारतीय आवाम है ना वो इस वक्त ये मॉर्निंग शो देख रही होगी, उनके लिए भी पैगाम है, और बेसिकली आवाम से ज़्यादा इस वक्त हुकूमत के लिए पैगाम है। जो मोदी सरकार है ना, कश्मीर की अगर बात करें ना तो भारत कभी चैन से नहीं बैठा कि कश्मीरियों के दिल में पाकिस्तान धड़कता है। ठीक है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात ये कि आज़ाद कश्मीर की बात करें तो इट्स अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान का पार्ट जो कश्मीर है, इस तरह कश्मीर का पार्ट पाकिस्तान है, एक ही हम। कश्मीर के अंदर ये जो मामला पैदा होते हैं ये बीच में थर्ड पार्टी होती है, शरपसंद अनासिर होते हैं। वो एक पुरअमन तरीके से धरना हो रहा था, जायज़ मुतालबात है, चीज़ें थी, ब्यूरोक्रेसी है, गवर्नमेंट के कुछ मुतालबात होते हैं, कुछ सिविलियंस के होते हैं, वो आपस में मिलकर हम जो है वो एक कोलैब कर लेते हैं और एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं। बीच में हुआ ये कि धरने के बीच में ये जो कत्ल गारत और ये जिस तरह की तशद्दुद पसंद जो पॉलिसी थी ना वो जो सामने आई, ये रॉ एजेंट होते हैं या इंडियन ट्रेन जो है वो कश्मीर के अंदर एंटर किए जाते हैं, ये पूरे मामले को बिगाड़ते हैं, और बिगड़ने के बाद अब हुकूमत और इनके दरमियान जो आवाम के दरमियान ये मामले जो है वो चपकलिश का शिकार है। लेकिन मैंने कल भी यही कहा था, आपने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना है। हुकूमत भी कह रही है हम आप हैं, आप हम हैं, और आपने जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हुकूमत की तरफ से जबर और जुल्म किया जा रहा है आपके ऊपर, ऑब्वियसली नहीं किया जा रहा। तो ये कुछ लोग हैं जो पूरी हवा देते हैं इस मामले को ना, वहाँ भी ऐसे लोग हैं। और मैं तो हमेशा से यही देखती आ रही हूँ कि जैसे इसराइल ने पैलेस्टाइन पर शुरू से कब्जा किया हुआ है, उसी तरह से इंडिया ने भी कश्मीर पर इसी तरह कब्जा किया है। वो भी फ़लस्तीन पर जुल्म करता है तो इंडिया भी कश्मीर पर जुल्म करता है। तो ये दोनों ही ममालिक एक ही थाली के छट्टे बट्टे नहीं कहते, ये वही वाली बात है। तो ना तो कश्मीर आज़ाद होने वाला है, ना ही फ़लस्तीन आज़ाद होने वाला है। सिर्फ जो मज़म्मती बयान और इनसे आगे कुछ बात नहीं बढ़ने वाली है। नहीं, ये जो आपने जुमला कहा ना, ये बिल्कुल सही जुमला है कि ये समझते हैं, भारतीय भी यही समझते हैं, इजरायली भी यही समझते हैं, कश्मीर भी आज़ाद होगा और फ़लस्तीन भी आज़ाद होगा। इनके लिए भी एक
नवीद सुनाई गई थी ना 1400 साल पहले ना, हाँ। वो एक पूरी हदीस है उसका, अगर आप खुलासा करके देखें तो उसमें भी यही है, ये दोनों जगहें आज़ाद होंगी और इसी के में ही तो डर में है कि ये आज़ाद करने के लिए जो पूरी तहरीक चलती है, कहीं ये आज़ाद कराने के लिए ना आ रहे हो। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है। एग्जैक्टली तो थोड़ी सी बात कर ले मौसम की, तो पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की पेशगोई की गई है और PTM ने अलर्ट जारी किया है। मगरबी हवाएं पंजाब का जो बलाई इलाका है वहाँ दाखिल हो चुकी हैं और इसके बायस सूबे के मुख्तलिफ अजला में आज से 7 अक्टूबर तक बारिशों का इम्कान है। ज़बरदस्त। अच्छा, आप जब घर पे थी ना, तो घर मतलब घर में नहीं, अस्पताल में थी, आप अस्पताल की खिड़की से देख रही थी मौसम अंगड़ाइयाँ ले रहा था, एक बारिश भी हुई थी? नहीं, बस नहीं देखा था। अच्छा, मौसम ने बड़ी जबरदस्त करवट ली। अभी मुल्क भर के अंदर भी हम देख रहे हैं कि बारिशों का सीजन है और अच्छा, खास लेकिन तौर कल पर परसों तो बहुत गर्मी थी नहीं? वो उस गर्मी के बाद ही बारिश हुई है, खास तौर पे कराची के अंदर अच्छा, ठीक है, मैं समझ गई। मेरा ख्याल में ये अभी 3 दिन पहले की बात है, ये बात कर रहे हैं आप ट्यूसडे की। और बड़ी मजे की बात है कि आज भी अगर हम देखें ना तो बड़ी तेज हवाएं चल रही हैं। हाँ। सुबह तो का मौसम इतना खूबसूरत होता है और दोपहर में पता नहीं क्यों आप तवे के ऊपर बैठ जाता है ये कराची और ये मुल्क ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। भुन के जो है वो पूरा आग बगोला हो रहा होता है, लेकिन शाम में फिर मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें ना PDMA के तर्जुमान, तो वो कहते नजर आए कि 6 अक्टूबर तक जो जुनूबी पंजाब है उसके जितने भी अजला हैं उसमें चाहे डेरा गाजी खान हो, लिया हो, भक्कर हो, मुल्तान हो, भावलपुर, बावल नगर, राजनपुर, रहीम यार खान, ये शामिल है। यहाँ पर भी बारिश और वहाँ पर भी बारिशें मुतवक्का हैं, जबकि मरी, गलियात और रावलपिंडी के अंदर नदी नालों में तुग़यानी का खदशा भी ऑब्वियसली पैदा हो सकता है। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद को, कश्मीर को, गिलगित बल्तिस्तान को ये कहा है कि मतला जज़वी जो है वो जुज़वी अवर आलूद रहने का कुछ इम्कान है, बारिश का भी इम्कान है। और अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध के जो बास इलाके हैं जिसमें कराची डेफिनेटली, ठट्टा, बदीन और मीरपुर खास और मिट्टी में भी बारिश मुतवक्के है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों की बात करें तो वहाँ तो बारिशों की पेशगोई होती रहती है। लेकिन भाई ये उम्मीद है कि भाई कराची में भी बारिश होगी। थोड़ा सा हम हेल्थ सेगमेंट की तरफ बिल्कुल 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 हेल्थ पे बात करना बहुत ज़रूरी है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ रोज़मर्रा की मसरूफियात, दबाव, समाजी असरात ने इंसान को कई गलत आदतों का शिकार बना दिया। इनमें सबसे आम और सबसे ख़तरनाक जो आदत है ना अफशीन, वो तंबाकू। बाकी मैं देखती हूँ कुछ लोग बिल्कुल चेन स्मोकर्स होते हैं और मतलब वो अपने ऊपर ही अगर वो अपना उनमें तभी सेल्फ कंट्रोल नहीं है। यकीन करें इतना ज़्यादा जो है वो नुकसानदेह है ये तंबाकू नोशी करना और ये वेपिंग करना या फिर सिगरेट पीना। तंबाकू नोशी सिर्फ एक आदत नहीं है बल्कि खतरनाक लत है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इस लत में मैं नहीं पड़ा, ना मेरे कोई दोस्त अहबाब पड़े। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीते हैं, हम उनको समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। खासतौर पे बहुत करीबी ने सुन रहे और देख रहे होंगे इस वक्त, अच्छा, उन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही होगी। और वाकई मैंने भी कुछ लोगों को देखा है कि जैसे हम लोग कहते हैं भाई लंग्स खराब हो जाएंगे, कुछ लोग होते हैं माशाल्लाह जीते हैं अपनी पूरी उम्र और नहीं होता कुछ उनको। देखिए जहर तो जहर है ना, चाहे आपको असर करे ना करे। अगर आपको असर नहीं कर रहा इसका मतलब आपके जिस्म के अंदर उससे ज्यादा जहर है। लेकिन ये चीज़ जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इंसान के जिस्म, दिमाग और ज़िंदगी को अंदर से खोखला कर देती है। और हर साल लाखों लोग सिर्फ सिगरेट या हुक्का भी एक चीज़ है, जैसे देखें हुक्का है, वेपिंग है, वेप करते हैं, दूसरी अशकाल है तंबाकू के इस्तेमाल की, तो ये जान की बाजी भी हार जाते हैं कुछ लोग इससे। तो ये खामोश कातिल है, ना शोर मचाता है ना फौरन मारता है, मगर वक्त के साथ साथ इससे दिल, क्योंकि आपके दिल की कमजोर करता है, फेफड़ों को कमजोर करता है, दिमाग को कमजोर करता है, पूरे जिस्म को तबाह कर देता है। आप समझे, आप अपने अंदर इनहेल कर रहे हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड, तो डेफिनेटली ये चीज़ तो इससे अफेक्ट होगी। बिल्कुल ऐसे है। तो देखें स्किप स्मोकिंग और क्विट स्मोकिंग नहीं करें। अगर आप नहीं करेंगे तो इसी तरह आप जो है वो अपनी फिटनेस पर ध्यान देंगे, अपनी हेल्थ पर ध्यान देंगे और आप जो है अच्छा हाँ सिगरेट के आप सबसे बड़ी बात देखें माशाल्लाह हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं मुश्तबा साहब, वो सख्त खिलाफ है स्मोकिंग के ना, सख्त खिलाफ है स्मोकिंग के। कभी मैंने नहीं देखा कि जहाँ जिस जगह स्मोकिंग हो रही होती है ना, ये वहाँ से उठ के दूसरे दिन पैसिव स्मोकिंग भी होती है। अगर आप नहीं पी रहे ना तो धुआं भी आप इन्हेल कर रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बात उन्होंने बताई कि इनको भी पता ये बात कि सिगरेट के डब्बे के ऊपर लिखा होता है कि अच्छा, लेकिन हम वो डब्बा खरीद के देख रहे होते हैं वो और फिर पी भी रहे होते हैं।
तो बहरहाल अगर हम टूरिज्म की पैकेज की बात करें तो आज कहाँ लेके जा रहे हैं आप? आज भाई हमारे जो नुमाइंदगान है ना, उन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से और बड़ी हिम्मत से जो है वो पैकेजेस बनाना शुरू कर दिए मुल्क भर से। और हमारी जो टीम है, जो पूरे टूरिज्म का पूरा एक हमारा डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है हमारी ना, टूरिज्म मिनिस्ट्री। तो जो टूरिज्म हमारी मिनिस्टर है इस मॉर्निंग की, तो उन्होंने भी एक पैकेज तैयार किया। तो आज हम 2 पैकेजेस की आपको सैर कराएंगे। सबसे पहले हम आपको लेके जाते हैं भावलपुर, क्योंकि ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पे हम अब आपको सैर करवाने लेके जाएंगे जो अपने वक्त में एक रियासत हुआ करती थी। रियासत? नजर डालते हैं कि रियासत कैसी थी। सहराए चोलिस्तान के किनारे आबाद एक ऐसा जिला जिसे सतलुज की रवानी का बरसों से है साथ मिला, जो पाकिस्तान के पंजाब की है एक तारीखी तस्वीर भी, वो कदीमी यादों से है लिखी गई एक तहरीर भी। जिस आजाद रियासत का दिल गया पाकिस्तान की जानिब मुड़, आज कहलाता है सूबा पंजाब का एक कीमती जिला बहावलपुर। ये सरजमीन है तपते हुए रेगिस्तानों की और जन्नत है सरसब्ज नखलिस्तानों की। नवाब बहावल खान अब्बासी ने 1748 में इस शहर की बुनियाद रखी। कुदरत ने इब्तदा ही से ये रियासत आजाद रखी। कायदे आजम से नवाब सादिक खान की अकीदत ऐसा रंग लाई कि 7 अक्टूबर 1947 को ये आजाद रियासत भी पाकिस्तान का हिस्सा कहलाई। पुराने बहावलपुर के गिर्द कभी हुआ करती थी एक मजबूत दीवार, जिसके 7 दरवाजों से कभी दाखिल होते थे राहदार। आज भी रखा है अंदरून बहावलपुर के माजी की हसीन यादों को समेट। आज भी उसी शान से खड़े हैं यहाँ शिकारपुरी, दरावड़ी, अहमदपुरी, मोरी, बोहड़, मुल्तानी और फरीद गेट। 2 सदियों तक इस सरजमीन पर नवाबों का राज रहा, इसीलिए ये शहर आज भी नवाबों का शहर है कहलाता। यहाँ आज भी है अजीम शान माजी का गुजरा हुआ हर पहर, इसीलिए इसे कहा जाता है महल्लात का शहर। वो महल्लात के जिनमें आज भी रहता है बादशाहों का गुजरा हुआ शाहाना कल। उनमें नूर महल, दरबार महल और है गुलजार महल। यहाँ मौजूद है एक महल ऐसा भी जिसे ना देखने पर सयाहों का नहीं चलता कोई बस। वो है नवाबों का तराशा सबसे बड़ा सादिक पैलेस। आज ये जिला 5 तहसीलों का है मान, जिनमें बहावलपुर, अहमदपुर शर्किया, हासिलपुर, खैरपुर टामेवाली और 5वीं है मंडी यजमान। पंजाब के इस कदीमी शहर की है अपनी ही एक अलग अहमियत। सतलुज के किनारे दिखाई देती है कला दरावड़ की अजब शान और शौकत। इस कले के नजारे हर आंख को हैं भाते, ऐसे शानदार जलवे किसी और कले में नजर नहीं आते। इसी कले के करीब तारीख के लाजवाब हुस्न के और भी सबूत हैं मिलते, दिखाई देते हैं जब आंखों को यहाँ अब्बासी मस्जिद के जलवे। तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, एक खूबसूरत जगह को आपने विजिट किया, और अब एक और जगह मैं आपको लेके जा रही हूँ जो कि लाहौर में है, मोती मस्जिद। और लाहौर के जो दिल है शाही किला, वहाँ पर छुपी एक ऐसी ये जगह है जहाँ सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि तारीख बोलती है, जहाँ दीवारें राज सुनाती हैं और जो खामोशी है उसमें भी रूहानी आवाज़ें सुनाई देती हैं। बिल्कुल, एक रिपोर्ट तैयार की है, उस पर भी नजर डालते हैं कि मोती मस्जिद कैसे बनाई गई और अब किस हालत में। लाहौर के दिल शाही किले में छुपी एक ऐसी जगह है जहां पत्थर नहीं बल्कि तारीख बोलती है, जहां दीवारें राज सुनाती हैं और खामोशी में भी रूहानी आवाजें सुनाई देती हैं। ये है मोती मस्जिद।
मुगल दौर का नादिर फन तामीर जो न सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि अपनी पुरअसरारियत के लिए भी मशहूर है। इसकी बुनियाद 1599 में बादशाह अकबर के दौर में रखी गई। तामीर को जहांगीर के अहद में वसअत दी गई और फिर शाहजहां ने सफेद संगमरमर से इस इमारत को ऐसी चमक दी कि इसे मोती मस्जिद का नाम दिया गया। संगमरमर से बनी दीवारें, मेहराबें और गुंबद ऐसी नफासत और नजाकत के साथ तराशी गई हैं कि देखने वाला हैरत में गुम हो जाता है। ये मस्जिद मुगलिया फन तामीर की एक मिसाल है जिसकी नजाकत, खूबसूरती और उम्दगी इसे दुनिया भर में मुमताज मुकाम दिलाती है। मस्जिद की दीवारें, मेहराबें और गुंबद तमाम संगमरमर की नफासत और शान की अक्कासी करते हैं। शाहजहां की नफासत पसंदी और संगमरमर को तरजीह देने की वजह से इमारत एक पहाड़ से तराशे गए कमल के फूल की मानिंद दिलनशी और जाज़िबे नजर है। ये मस्जिद सिर्फ एक इबादत गाह नहीं बल्कि लाहौर के शानदार माजी की खामोश गवाह है। मुगलिया दौर के बाद जब सिखों ने लाहौर पर कब्जा किया तो महाराजा रंजीत सिंह ने इस मस्जिद को तोशा खाना बना दिया। इसके मेहराबों में लोहे के दरवाजे लगवाए और नीचे एक चैम्बर बनाया गया जहां जवाहरात और रियासती खजाने महफूज रखे गए। कहा जाता है कि महाराजा की मौत के बाद सिख सरदारों के इख्तिलाफात के दौरान ये खजाना निकाल लिया गया। आज भी मस्जिद के अंदर वो तारीखी सकूत महसूस किया जा सकता है जो किसी खजाने की गुमशुदगी और वक्त के गुजरने का पता देता है। ये वो वाहिद मस्जिद है जहां बाजमात नमाज नहीं होती लेकिन इनफरादी इबादत की इजाजत मौजूद है। रमजान और दीगर मुकद्दस मौके पर यहाँ आने वालों की तादाद बढ़ जाती है। जायरीन का कहना है कि मस्जिद का रूहानी माहौल और पुरअसरार सुकून उनकी दुआओं को और ज्यादा असरअंगेज बना देता है। 400 साल से खड़ी ये मस्जिद न सिर्फ लाहौर बल्कि दुनिया के तारीखी विरसे में अपना एक अलग मुकाम रखती है। ये हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है इस मस्जिद के तकद्दुस और तारीखी हैसियत का ख्याल रखें और आने वाली नस्लों के लिए इस विरसे को महफूज रखें। मोती मस्जिद सिर्फ एक इमारत नहीं, ये तारीख, इबादत और पुरअसरारियत का हसीन इम्तिजाज है जो आज भी जायरीन, मौर्रिखीन और सयाहों को यकसा तौर पर अपनी तरफ खींचती है। वेल जी, मॉर्निंग स्पॉट की ट्रेन में तेल खत्म हो गया है। पेट्रोल डलवाते हुए थोड़ी देर में वापस आते हैं। Stay with us.